सभी स्टूडेंटों को गुड मॉर्निंग। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके सामने मध्यकालीन भारत का इतिहास लेकर आया हूँ और उसके अंदर हम पढ़ेंगे आज फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक जो सततकालीन सुल्तान था, मोहम्मद तुगलक का उत्तराधिकारी, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिरोज शाह तुगलक का कैसा शासन काल रहा है, उसकी क्या क्या राजनीतिक उपलब्धियां रही हैं, समाज में उसने क्या काम किया है, कौन सी धार्मिक नीति रही है, उसकी आर्थिक नीति कैसी रही है, उसके सैन्य अभियान कौन कौन से रहे, इन सभी के ऊपर हम उसके ऊपर चर्चा आज करेंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 1351 में जब गुजरात अभियान, विशेषकर गुजरात और सिंध में तट्ठा के अभियान को लेकर, तट्ठा का जो इलाका है वो सिंध के आसपास पड़ता है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सेना को वहां पर जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के लिए जब गए थे, तो वहीं पर 1351 में उसकी मृत्यु हो चुकी थी। किसकी? मोहम्मद बिन तुगलक की। अतः वहां उपस्थित अमीरों और उलेमाओं ने तत्काल फैसला लिया नए उत्तराधिकार के रूप में फिरोज शाह तुगलक का चयन करके, क्योंकि समस्या उनके सामने ये थी कि जो वैज्ञानिक जो मंगोल सेना थी, जो तुगलक सेना के साथ ही गई हुई थी, वे किसी भी समय तुगलक खेमे पर आक्रमण कर सकती थी धन दौलत को लूटने के लिए। एक वजह ये भी थी। दूसरी वजह ये थी कि जो विद्रोही थे उनको आसानी से दबाया नहीं गया था, तो वे किसी भी वक्त आक्रमण कर सकते थे। तीसरी समस्या ये भी थी कि दिल्ली सल्तनत में कि जो राजधानी थी दिल्ली, वहां पर अब ये खबर नहीं पहुंची थी कि सुल्तान की मृत्यु हो गई है। उस खबर से पहुंचने से पहले अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग ये चाहता था कि यहीं पर राज्यारोहण कर दिया जाए किसी योग्य व्यक्ति के लिए। इस समय चूंकि फिरोज तुगलक का जो चचेरा भाई था, तो उनके चाचा रजब थे, उनका बेटा था फिरोज, वो मोहम्मद तुगलक का काफी विश्वास पात्र व्यक्ति भी था, वो काफी विश्वास भी करता था मोहम्मद बिन तुगलक उस पर, इसलिए वो उसी खेमे में मौजूद था जहां पर सुल्तान की मृत्यु हुई। अतः अमीरों ने और उलेमा वर्ग ने तुरंत मार्च 1351 ईस्वी को फिरोज शाह तुगलक को गद्दी पर दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया और वहीं पर तट्ठा में ही उसका राज्यारोहण कर दिया। अब राज्यारोहण तो हो चुका था 23 मार्च 1751 ईस्वी को, लेकिन अब राज्यारोहण की होने के पश्चात उसके उत्तराधिकार को चुनौती भी दी गई फिरोज शाह तुगलक के। सबसे पहले जो चुनौती दी गई थी, जो मरतक सुल्तान था यानी कि मोहम्मद तुगलक की जो बहन थी खुदा बंदजादा, वे भी उस समय वहां खेमे में मौजूद थी, उसने चुनौती दी और अमीरों और उलेमाओं को कहा कि सबसे पहले जो मृतक सुल्तान का जो उत्तराधिकारी होगा वह मेरा बेटा दावर मलिक होगा। कौन होगा? दावर मलिक होगा। ये अमीरों को और उलेमाओं को लगा, सैद्धांतिक रूप से तो बात ठीक थी कि मरतक सुल्तान का जो दावा था वो ज्यादा मजबूत था, परंतु परिस्थितियों को देखते हुए अमीरों और उलेमाओं का जो फैसला था फिरोज शाह को अगला सुल्तान बनाना, वे कूटनीतिक रूप से सही था। उन लोगों ने, अमीर वर्ग के लोगों ने खुदा बंदजादा जो सुल्तान की बहन थी उसको काफी समझाया कि आपका जो बेटा है दावर मलिक में भी इतना योग्य नहीं है कि इस व्यवस्था को संभाल सके। हालांकि उसमें इतने गुण नहीं थे कि इस व्यवस्था को संभाल सके, क्योंकि मंगोल आक्रमण का भी डर था, विद्रोहियों के आक्रमण का भी डर था। अतः तत्काल फैसला लेने की आवश्यकता थी। अतः जैसे तैसे करके खुदा बंदजादा जो सुल्तान की बहन थी वह मान गई और अपने बेटे के गद्दी के लिए उसने जो कोशिश की थी उसको वह त्याग किया। इस प्रकार से पहली समस्या तो फिरोज शाह तुगलक के सामने समाप्त हो गई। अतः फिरोज शाह तुगलक ने तुरंत ही जो मंगोल आक्रमणकारी आक्रमण करने की कोशिश कर रहे थे उनके ऊपर जबरदस्त आक्रमण किया, उनको परास्त करके वहां से उन्होंने खदेड़ दिया। इसी तरह से जो तट्ठा के उपद्रवी थे, इस उपद्रव में सुल्तान की मृत्यु हुई थी, तो वहां उपद्रवियों को भी उन्होंने वहां से खदेड़ दिया। अब सुल्तान, चूंकि अमीर वर्ग और उलेमा वर्ग ये चाहता था कि सुल्तान दिल्ली पहुंचे, तब तक ये खबर नहीं होनी चाहिए कि मरतक सुल्तान तुगलक की मृत्यु हो गई है, नहीं तो वहां पर अव्यवस्था हो सकती है। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। जब दिल्ली की ओर कूच कर रहा था
फिरोज शाह तुगलक तो रास्ते में ही जो मोहम्मद तुगलक का वजीर था जो दिल्ली में था, ख्वाजा जहां, वजीर ख्वाजा जहां, ख्वाजा जहां ने एक संदेश फिरोज तुगलक को भिजवाया कि मैंने मरकत के पुत्र को दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया है और आपको उसका संरक्षक बना दिया है, यानी कि फिरोज को उसका संरक्षक बना दिया है। ये पत्र सीधा फिरोज शाह तुगलक ने अमीरों और उलेमा वर्ग को सौंपा और तुरंत उन्होंने दिल्ली की ओर चढ़ाई करना शुरू कर दिया, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक अब चाहता था कि सत्ता उसी के पास रहे। शुरू में उसने आनाकानी जरूर की थी, लेकिन बाद में वो चाहता था कि सत्ता उसी के पास रहे, इसलिए उन्होंने दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। चढ़ाई जब वजीर महाराजा के पास तो रोशन ने आया तो उन्होंने उसका फिरोज शाह तुगलक का स्वागत किया और जो भी मतलब के तथाकथित पुत्र को गद्दी पर बैठाया था उसको वहां से हटा दिया। फिरोज शाह तुगलक को आधिकारिक रूप से दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया गया। इस आधार पर फिरोज शाह तुगलक का राज्यारोहण हुआ कई परिस्थितियों से गुजरकर। यहाँ पर कुछ इतिहासकारों ने फिरोज शाह तुगलक पर सत्ता के हस्तांतरण का आरोप भी लगाया कि उन्होंने सत्ता को हथियाया था, लेकिन फिरोज शाह मोहम्मद तुगलक का कोई पुत्र था या नहीं था, इसको लेकर भी काफी विवाद है। इसलिए बाद में फिरोज तुगलक की सत्ता को स्वीकार कर लिया गया। फिरोज तुगलक की सत्ता को जब स्वीकार किया गया तो उसमें एक समस्या ये थी कि जो फिरोज तुगलक का जन्म एक राजपूत हिंदू स्त्री से उससे हुआ था, नेल्ला बीबी। नेल्ला बीबी की पत्नी थी, जो रजब की पत्नी थी, उनसे इनका जन्म हुआ था। तो एक तरह से एक चुनौती थी फिरोज तुगलक को, हालांकि क्योंकि वो तुर्क माता पिता की संतान तो नहीं था, उनका पिता तुर्क जरूर था लेकिन स्त्री राजपूत थी, तो इस समस्या से भी उनको चुनौती देनी थी। लेकिन इस समस्या को भी फिरोज ने खत्म कर दिया। क्यों? अमीरों और उलेमाओं का सहारा लेकर। इस प्रकार से फिरोज तुगलक ने सत्ता को आसानी से अपने अधिकार में ले लिया। अब हम बात करते हैं फिरोज तुगलक के राज्यारोहण में बात करके पॉइंट्स के आधार पर हम समझ लेते हैं फिरोज का राज्यारोहण उसके उत्तराधिकार में होती। तेरह से कुछ घटना का हुआ, सुल्तान जो बन गया उसको चुनौती दी, इसकी मैंने चर्चा कर ली। अब आगे बात करेंगे राजत्व का सिद्धांत। फिरोज का राजत्व का सिद्धांत, यानी कि फिरोज शाह तुगलक का राज्य के संदर्भ में क्या विचार थे, उन्होंने क्या क्या नीतियां बनाई, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। वैसे देखा जाए तो फिरोज तुगलक का जो निर्वाचन हुआ था वह मुस्लिम संवैधानिक जो राजतंत्र था जिसमें ट्रस्टीशिप का सिद्धांत भी सम्मिलित था, उसके काफी निकट था। यानी कि एक तरह से ट्रस्टीशिप की भूमिका उन्होंने निभाई थी। अपने जो भाई था उसके उत्तराधिकारी के रूप में एक तरह से उन्होंने स्वीकार किया था। इसमें अमीर और उलेमा वर्ग की काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। सुल्तान बनने के पश्चात उन्होंने खलीफा से मान्यता पत्र भी प्राप्त करने की कोशिश की, उनको मान्यता पत्र भी प्राप्त हो गया, जिसको वह हमेशा याद रखता था किस प्रकार से सरकार ने, किस प्रकार से खलीफा ने उनको मान्यता पत्र दिया और दिल्ली के सुल्तान के रूप में स्वीकार कर लिया। फिरोज शाह क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, इसलिए वे उलेमाओं से चर्चा करके ज्यादातर फैसले लिया करता था। इससे पहले जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीति थी राजनीतिक सिद्धांत को लेकर, वे ये थी कि धर्म और राजनीति तो पृथक चीजें हैं, दोनों का कोई सामने नहीं है। लेकिन फिरोज तुगलक ने धर्म के आधार पर राजनीतिक बुनियाद को तय किया कि मैं इसी आधार पर आगे चलूंगा। इसी तरीके से खलीफा से मान्यता प्राप्त हो जाने से उसको दोहरा लाभ हुआ। एक तो ये लाभ हुआ कि जो मुस्लिम जनता थी उसका विश्वास उसने जीत लिया, क्योंकि धार्मिक रूप से खलीफा के द्वारा, क्योंकि धार्मिक नेता था खलीफा मुसलमानों को पूरी दुनिया का, तो उससे उसको मान्यता पत्र प्राप्त हो गया। तो इससे क्या हुआ कि वो मुस्लिम जो जनता थी दिल्ली सल्तनत की, उसमें उनका सुल्तान के प्रति विश्वास हो गया, क्योंकि सुल्तान के प्रति विद्रोह नहीं करेंगे। इसी तरह से क्योंकि मैं पहले
माता से उत्पन्न हुआ था, उनकी माँ हिंदू थी, तो उस पर भी कोई अमीर होने चाहते थे उसको चुनौती दे सकते थे। इस बात को भी उसकी बात दब चुकी थी और उसको एक छत्र सुल्तान स्वीकार कर लिया गया था। सुल्तान बनने के पश्चात उसने जो खुतबा पढ़ा, धार्मिक जो खुतबा होता है शुक्रवार के दिन, शुक्रवार की जो नमाज के दिन होता है, उसमें उन्होंने जितने भी पूर्ववर्ती सुल्तान थे अपने, उन सभी को नामों को जोड़कर खुतबे को पढ़ा और स्वयं को खिलजियों के वैधानिक उत्तराधिकार के रूप में स्वयं को स्वीकार कर लिया। खिलजी सुल्तानों के वैधानिक उत्तराधिकार के रूप में स्वयं को क्या कर लिया, एस्टेब्लिश कर लिया। उनका खिलजियों के वैधानिक उत्तराधिकार को स्वयं को उसने स्वीकार कर लिया। इससे उसके जो राज्यत्व का जो उसका सिद्धांत था उसको मजबूती मिलती गई और उसको चुनौती देने वाला कोई नहीं था। कहने का मतलब ये कि उसने कुछ अमीरों को अपना सहयोगी बनाया और साथ ही उलेमाओं की सम्मति से उन्होंने एक काम किया ताकि उसके राजत्व को कोई क्या कर सके, चुनौती दे सके। एक तरह से उसका राजत्व का सिद्धांत था वे इस्लामी जो शरीयत थी उसको केंद्र में रखकर उसी के अनुसार उसका शासन करना था, उसी का अनुसार उसको शासन करना था। यही उसके राजत्व सिद्धांत का मूल था, यानी कि धर्म के आधार पर ही, धर्म को केंद्र में रखकर ही पूरी राजनीति में करना चाहते थे। यही उसके राजत्व का मुख्य सिद्धांत था। इसके बाद हम बात करेंगे सुल्तान फिरोज शाह ने उसके जो राजत्व सिद्धांत है उसमें उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वह थे उनके वजीर मलिक मकबूल। कौन थे? मलिक मकबूल। मलिक मकबूल की महत्वपूर्ण भूमिका थी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की उपलब्धियों में। उसकी हम चर्चा करते हैं वजीर के रूप में। वजीर की शक्ति का विकास, वजीर की शक्ति का विकास। फिरोज शाह तुगलक के समय में हम देखें तो वजीर की जो शक्ति थी उसका चरमोत्कर्ष काल हम बोल सकते हैं, यानी कि जो प्रधानमंत्री था वह फिरोज शाह तुगलक के समय अपनी चरम अवस्था पर पहुंच चुका था, यानी कि ताकत के तौर पर सुल्तान के बाद वही सबसे ज्यादा भूमिका रखता था। इसमें जो इनके वजीर थे मलिक मकबूल, वे प्रारंभ में तेलंग ब्राह्मण थे जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म अपनाकर दिल्ली सल्तनत की सेवा में हो गए और उसने अपनी योग्यता के बल पर फिरोज शाह तुगलक का विश्वास जीत लिया और फिरोज शाह तुगलक का भी उस पर पूरी तरह से विश्वास था। हालांकि वे भी फिरोज शाह तुगलक की तरह योग्य सेनानायक तो नहीं था। मलिक मकबूल जो फिरोज शाह तुगलक का वजीर था वे फिरोज शाह तुगलक की तरह योग्य सेनानायक नहीं था, यानी कि फिरोज तुगलक भी योग्य सेनानायक तो नहीं था, परंतु मलिक मकबूल प्रशासनिक जो संगठन है या प्रशासनिक प्रतिभा का वह धनी जरूर था, प्रशासनिक प्रतिभा का वह धनी जरूर था और प्रशासन को और शासन व्यवस्था को उसने इस तरह से संचालित किया जिससे फिरोज शाह तुगलक बेपरवाह रहा और उसके माध्यम से उसने शासन को चलाने की कोशिश की। इसका मतलब ये नहीं कि फिरोज शाह तुगलक को शासन कार्य से अनभिज्ञ था, उनको सारी जानकारी थी, परंतु वो अमीरों पर विश्वास किया करता था। यहाँ एक बात और जानकारी दे दूं आपको कि सुल्तान बनने के बाद प्रारंभ के 7 वर्ष है ना फिरोज शाह तुगलक के, दिल्ली राजधानी में वो केवल 13 दिन ही रहा। तो इससे अंदाजा लगा सकते हो इन 13 दिनों में, इन 7 वर्षों में जो दिल्ली का प्रशासन व्यवस्था का संगठन किया, सारा कामकाजी किया, शासन व्यवस्था को संभाला वे मलिक मकबूल ने ही, जो वजीर थे उन्होंने ही संभाला था, मलिक मकबूल ने ही संभाला था। यानी कि केवल अब 7 वर्ष उनका समय गुजर चुका, उस सबसे केवल 13 दिनों से दिल्ली की राजधानी में रहे, जबकि बताया जाता है कि उस समय में मलिक मकबूल ने काम संभाला। तो कितना विश्वास उनको अपने वजीर पर और वजीर को कितना विश्वास उन्हें सुल्तान करता। इस प्रकार से कह सकते हैं कि फिरोज शाह तुगलक के समय जो वजीर था वह अपनी चरमोत्कर्ष अवस्था में था। वजीर सुल्तान के दरबार में ही, उसके सुल्तान के सिंहासन के पास उसकी कुर्सी लगाई जाती थी वजीर की, और केवल दरबार में सवाल जवाब करने का एक अधिकार जिसको प्राप्त था वह वजीर को ही प्राप्त था। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत में विशेषकर फिरोज शाह तुगलक के समय में वजीर की खासी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई थी। अब हम बात करेंगे राजस्व व्यवस्था की। किसी भी राज्य की अहम कड़ी होती है उसकी राजस्व व्यवस्था, सत्ता को चलाने
मोहम्मद बिन तुगलक के समय आर्थिक व्यवस्था काफी डगमगाने लगी थी। उसकी जो योजनाएं थी उसके द्वारा भी काफी क्षति पहुंची थी अर्थव्यवस्था को। इसके अलावा उन्होंने जो किसानों को जो ऋण दिए थे उनको जो वसूला जा रहा था उससे भी किसान काफी परेशान थे। फिरोज शाह तुगलक ने सबसे पहले जो किसानों से तकावी ऋण वसूला जाता था उसको लेने से रोक दिया कि आप किसानों से जो भी लोग अब तकावी ऋण देंगे उससे आप क्या करेंगे, उससे ऋण नहीं वसूल करेंगे। कौन नहीं वसूल करेगा? जो भी अधिकारी वर्ग थे उनको साफ इनकार कर दिया कि जो भी किसानों से आप तकावी ऋण वसूल कर रहे हो फिर मोहम्मद तुगलक के द्वारा बताए गए उसको आप वसूलना बंद कर दो। इसके अलावा जब वजीर मोहम्मद तुगलक का जो वजीर था वजीर ख्वाजा जहां, उस जो दिल्ली में उन्होंने मृतक सुल्तान के तथाकथित पुत्र को गद्दी पर बैठाया था और वहां के जो अमीर और उलेमा वर्ग थे उनको काफी धन दौलत उसने दिया था। तो फिरोज तुगलक चाहता था वो धन दौलत को वापस ले सकता था, परंतु वह नहीं चाहता था कि कुछ अमीर और उलेमा वर्ग उनसे नाराज हो, इसलिए उन्होंने उन धन दौलत को लेने से भी इनकार कर दिया और कोई कोशिश नहीं की। इसी तरीके से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो उलेमाओं के जो अनुदान थे, विशेषकर जो भूमि अनुदान थे, वो सारे जब्त कर लिए गए थे। अतः फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग को, क्योंकि उलेमा वर्ग के प्रति उनकी काफी विश्वास था, तो उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए उन्होंने जो भूमि अनुदान थे वापस उनको दे दिए। इनको सुल्तान ने उलेमाओं को भूमि अनुदान वापस दे दिए। इसी तरीके से उसने जब भी कोई नए प्रांत में जो नया सूबेदार जाता था तो सूबेदार सुल्तान को काफी पेशकश दिया करता था और ये सूबेदार अपनी जेब से पैसे न देकर किसानों से वहां की जनता से वसूल किया करता था। अतः फिरोज शाह तुगलक ने इस व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया, क्योंकि उसको मालूम था कि ये जो धन दौलत है वे वहां से जनता से किसानों से वसूल की जाती है और क्या है उसको हमारे सुल्तान के राजकोष में वो जमा कराते हैं, उसको भी उन्होंने वसूल करना बंद कर दिया, यानी कि नजराना जो दिया जाता था। इसी तरीके से मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो राजस्व वसूल करने वाले अधिकारी थे, जब राजस्व जमा करवाने केंद्र आते थे तो उनसे काफी जबरदस्ती से और उनको काफी शारीरिक दबाव डालकर उनसे पूरा का पूरा राजस्व वसूल किया जाता था। उस तरह की जो प्रथा थी, गणित प्रथा थी, उसको भी सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने क्या करवा दिया, हटा दिया। इसी तरीके से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया, पूरी सल्तनत की आय व्यय को निश्चित करवाने के लिए, उसका आकलन करवाने के लिए उसने एक अधिकारी को नियुक्त किया, ख्वाजा हिसामुद्दीन को। किसको नियुक्त किया? ख्वाजा हिसामुद्दीन को, यानी कि सल्तनत की पूरी आय व्यय का हिसाब लगाया जाए कि सल्तनत में कितनी आय व्यय होती है, ताकि उससे हम राजस्व व्यवस्था को ठीक कर सके। तो ख्वाजा हिसामुद्दीन को इस कार्य करने में लगभग 6 वर्ष का समय लगा। 6 वर्ष का उन्होंने, ख्वाजा हिसामुद्दीन ने 6 वर्ष का समय लिया और लगभग पूरे राज्य की आय व्यय उन्होंने 6 करोड़ 85 लाख टन का निश्चित की गई। 6 करोड़ 85 लाख टन का। राज्य की आय ख्वाजा हिसामुद्दीन, कौन सा अधिकारी है? ख्वाजा हिसामुद्दीन। फिरोज तुगलक ने इसको नियुक्त किया था कि राज्य की जो भी आय है उसका लेखा तैयार किया जाए और उसने 6 करोड़ 50 लाख टन का राज्य की आय का अनुमान लगाया। इसी तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने जो अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो भूमि कर इकट्ठा किया जाता था वो नाप और उपज के आधार पर इकट्ठा किया जाता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने वापस पुरानी परंपरा के आधार पर उसको वापस ठेके पर दे देने की जायदारी प्रथा के आधार पर कृषि कर भूमि कर जो होता था उसको इकट्ठा करने की दोबारा इजाजत दी, यानी कि सामंतवादी जो ढांचा था ना उसको उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया, जो कि भारतीय संसद के लिए भी अव्यवस्था का काम रहा। इसी तरीके से उन्होंने कई करों को हटा दिया, भूमि कर के अलावा जो अनाप शनाप कर लगे हुए थे उन्होंने उसको हटा दिया। यहाँ तक बताया जाता है कि उन्होंने लगभग 24 करों को समाप्त किया। फिरोज तुगलक ने कितने करों को? 24 करों को समाप्त किया, जिसमें मकान कर और चाहे कर भी सम्मिलित था। इससे राज्य को काफी आमदनी भी हुआ करती थी, राज्य को काफी आमदनी भी हुआ करती थी। केवल फिरोज शाह तुगलक ने इस्लामी शरीयत के अनुसार केवल 4 कर
का विवरण चार करों को ही लागू किया। ये 4 कर कौन कौन से थे? खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात। खराज पूरी कर होता था जो राज्य की उपज के अनुसार लिया जाता था। खुम्स युद्ध में अथवा कोई गढ़ा हुआ धन सेना को मिल जाता था, उसमें से राज्य का हिस्सा 20% होता था। सैनिकों का जो जिनको एक खजाना मिला है प्राप्त हुआ 80% दिया जाता था, यानी कि 1/4/5 और 1/5 का ये हिस्सा हुआ करता था। परंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका उलट कर दिया। इसका उलट किया, वह सैनिकों को केवल 20% यानी कि 1/5 भाग दिया करते थे और राज्य का भाग कितना रखते थे? 4/5 भाग यानी कि 80% रख लिया करते थे। फिरोज शाह तुगलक ने वापस शरीयत के हिसाब से, इस्लामिक शरीयत के हिसाब से उनको वही कर दिया, 1/5 राज्य के लिए और 4/5 भाग यानी कि 80% सैनिकों को दिया जाना लगा। इसी तरीके से जजिया भी वसूल किया गया। जजिया काफी सख्ताई से फिरोज शाह तुगलक ने वसूल किया गया, जिसकी उसकी काफी आलोचना भी की जाती है। यहाँ तक कि उन्होंने ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूल किया। इससे पहले किसी भी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने ब्राह्मणों से जजिया कर वसूल नहीं किया था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर वसूल किया। ज़कात जो करना हुआ मुसलमानों से उनका पूरे साल का जो कमाई थी उसका 2.5% लिया जाता था, जो उनके धार्मिक कार्यों में, धार्मिक स्थलों पर खर्च किया जाता था। इसी तरीके से सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व व्यवस्था में वृद्धि करने के लिए लगभग 1200 दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में 1200 से अधिक बाग लगवाए। इन बागों से बताया जाता है कि 1,80,000 टन का वार्षिक आय भी हुआ करती थी और इससे जनता को भी काफी फायदा हुआ। इस प्रकार से राजस्व व्यवस्था के बारे में हमने उसके जाना, उसने काफी आमूल परिवर्तन किए। हाँ, इस राजस्व व्यवस्था के कुछ दोष भी है जो आपको दिख भी रहे होंगे, जैसे मैंने आपको बताया, अपना अनुमान भी लगाया होगा। फिर भी डॉक्टर आशीर्वाद राज श्रीवास्तव ने 3 मुख्य दोष इस राजस्व व्यवस्था के बताए थे। किसके? फिरोज शाह तुगलक की राजस्व व्यवस्था के 3 दोष कौन कौन से थे? 3 दोष बताए उन्होंने। एक दोष तो ये था कि जो कृषि भूमि कर को जो पहले उपज के आधार पर ली जाती थी, नाप जोख के आधार पर ली जाती थी, उसको इजारेदारी प्रथा पर देना, ये सल्तनत और फिरोज शाह तुगलक के लिए काफी घातक सिद्ध हुआ। इससे भ्रष्टाचार को काफी बढ़ावा मिला और कृषकों को काफी क्षति उठानी पड़ी। इसी तरीके से जो राज्य के जो कर्मचारी थे, अधिकारी वर्ग थे, उनको जो वेतन दिया जाता था उसके बदले क्या दिया जाता था? जागीर दी जाती थी। ये भी दिल्ली सल्तनत के लिए काफी घातक। तीसरा उन्होंने जो कारण बताया वो जजिया कर को सख्ती से वसूल करना, ये भी दिल्ली सल्तनत के लिए ठीक नहीं हुआ। फिरोज शाह तुगलक की नीति की इसमें आलोचना की जाती है। अब हम आगे बात करेंगे सिंचाई को प्रोत्साहन देना। आगे भी से कुछ कार्य हैं सिंचाई को प्रोत्साहन। फिरोज शाह तुगलक ने कृषि के क्षेत्र में जो काम किया उनमें से महत्वपूर्ण काम था सिंचाई को प्रोत्साहन देना। सिंचाई को प्रोत्साहन देना यानी कि सिंचाई को प्रोत्साहन देने के माध्यम से सल्तनत में कृषि की पैदावार भी काफी अच्छी होने लग गई। इसके लिए उन्होंने 5 नहरों का निर्माण करवाया। कितनी नहरों का निर्माण करवाया? 5 नहरों का निर्माण कराया। जो सबसे लंबी नहर थी 150 मील की, वह यमुना नदी से लेकर हिसार तक, हरियाणा के हिसार जिले तक आती थी। दूसरी जो नहर थी वो 96 मील लंबी थी, वह सतलज नदी से लेकर गग्गर तक आती थी, सतलज से गग्गर तक आती थी। और तीसरी जो नहर है वह मांडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक आती थी। मांडवी और सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक आती थी। चौथी जो नहर है वह गग्गर से लेकर फिरोजाबाद, जो उनके द्वारा नया नगर बसाया गया था, वहां तक आती थी। और 5वीं नहर भी यमुना से लेकर फिरोजाबाद तक आया करती थी, यमुना से लेकर फिरोजाबाद तक आया करती थी। इन नहरों के माध्यम से कृषि को काफी फायदा हुआ और उपज गेहूं, अनाज जो आदि में की उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हुई, जिससे कि किसानों को काफी फायदा हुआ। ये महत्वपूर्ण उपलब्धि हम बोल सकते हैं फिरोज शाह तुगलक की सिंचाई के क्षेत्र में। इसके अलावा बताया जाता है कि उन्होंने 50 बांध बनवाए, 160 कुएं के लगभग खुदवाए अलग अलग जगहों पर। इससे भी काफी फायदा किसानों को, आम लोगों को प्राप्त हुआ। इसके अलावा हम बात करते हैं सार्वजनिक निर्माण कार्य।
फिरोज शाह तुगलक को ने बहुत सारी मस्जिदें, विद्यालय, सराय, नगर, अस्पताल आदि का निर्माण करवाया। सार्वजनिक निर्माण कार्यों में उनको काफी रुचि थी। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने कई नगरों को बसाया, जिनमें फिरोजाबाद, कोटला फिरोज शाह, दिल्ली का कोटला फिरोज शाह, फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, बदायूं का फिरोजाबाद आदि नगरों को उन्होंने बसाया। स्थापत्य में और कह सकते हैं कि सार्वजनिक निर्माण कार्य में उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान। और पुराने सुल्तानों के द्वारा जो इन इमारतों का निर्माण करवाया था, उनका जीर्णोद्धार का कार्य भी उनके द्वारा समय समय पर करवाया गया। इसके अलावा उसने फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभ वे दिल्ली लेकर आया, एक खिजराबाद से, दूसरा मेरठ से। तो इन स्तंभों को भी वो दिल्ली ले आया था। सार्वजनिक निर्माण के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बाद हम बात करते हैं न्याय एवं परोपकारिता। सबसे पहले न्याय की बात करेंगे। न्याय के क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक ने उलेमा वर्ग को वर्चस्व प्रदान किया। इससे पहले अलाउद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक ने न्याय का जो क्षेत्र था वह स्वयं के हाथों में ले लिया था और अन्य व्यक्तियों को अपनी मर्जी से उन्होंने नियुक्त किया था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने न्याय का क्षेत्र था, जिसमें धार्मिक कार्य, जो भी न्याय का कार्य होता था, जैसा जो भी सामाजिक न्याय होता था, वह सब उलेमाओं के हाथों में दे दिया। तो न्याय के क्षेत्र में उन्होंने उलेमा वर्ग को ज्यादा प्रधानता दी। इसके बाद बात करते हैं परोपकारिता के कार्य। फिरोज शाह तुगलक को परोपकारिता के कार्य के लिए काफी जाना जाता है। उन्होंने एक बेरोजगारी का दफ्तर भी खुलवाया, बेकारी दफ्तर उन्होंने खुलवाया और उन जो बेकार लोग थे उनको उनमें रजिस्ट्रेशन कराने की उनको सुविधाएं दी, ताकि उनके रजिस्ट्रेशन की उनकी जो योग्यता उनके आधार पर उनको नौकरी दी जा सके। ये काफी बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। इसी तरीके से उन्होंने दीवाने खैरात विभाग बनाया। इस विभाग के द्वारा जो गरीब मुस्लिम महिलाएं थी, विधवाएं थी, उनके दोबारा उनकी शादियों की व्यवस्था की गई, उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई आदि इस विभाग के द्वारा की गई। इसी तरीके से उन्होंने दारुल शिफा नामक अस्पताल बनवाया, जिसमें गरीब लोगों को चिकित्सा आदि की सुविधाएं दी गई। तो कई परोपकारिता के कार्य फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाए गए। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा एवं साहित्य। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शिक्षा एवं साहित्य संबंधी कार्य। फिरोज शाह तुगलक ने शिक्षा और साहित्य के जगत में भी काफी कार्य किया और कई विद्वानों को उन्होंने संरक्षण भी प्रदान किया। जियाउद्दीन बर्नी, शमशेर राजफी जैसे समकालीन जो इतिहासकार के संकट काल में वे फिरोज शाह तुगलक के संरक्षण में रहे। उन्होंने उनकी जीवनी के ऊपर ग्रंथ भी लिखा। इसी तरीके से सुल्तान स्वयं भी एक अच्छा विद्वान था, उन्होंने स्वयं की आत्मकथा फतवात फिरोजशाही भी लिखी। इसके अलावा उनको भारतीय दर्शन है, नक्षत्र की जो संस्कृत की पुस्तकें थी उनका भी उन्होंने फारसी में अनुवाद करवाया, जिसको दलाइल फिरोजशाही का नाम दिया गया। तो संस्कृत के जो भी नक्षत्र दर्शन जो ग्रंथ थे उसमें सुल्तान को काफी रुचि थी और उनका उन्होंने फारसी में भी अनुवाद करवाया। इस प्रकार से शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। एक और जो फिरोज शाह तुगलक के समय की विशेषता रही, दास था। सुल्तान फिरोज शाह को दास रखने की काफी रुचि थी। उनके दरबार में हजारों की संख्या में दास रहते थे। बताया जाता है कि उनके पास कुल 1,80,000 की संख्या में दास थे, जिसमें से 40,000 दास उनके दरबार में ही रहा करते थे, दरबार में ही रहा करते थे। इसके लिए उन्होंने एक अलग विभाग भी बनाया था, दीवाने बंदगान। दासों के लिए उन्होंने एक अलग विभाग बनाया था, दीवाने बंदगान। इसके माध्यम से दासों को साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से इकट्ठा करके अपने संरक्षण में ले लिया करता था। लेकिन कालांतर में हम देखते हैं कि इस दासों के माध्यम से काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना दिल्ली सल्तनत को करना पड़ा, क्योंकि इनके रहन सहन, खाने पीने सारी की व्यवस्था दिल्ली सल्तनत को ही करनी पड़ती थी। जब अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई तो इनको काफी इनके लिए काफी कुछ करना पड़ता था और ये सीधे राजकोष को हानि पहुंचाते थे। इसके बाद हम बात करेंगे सेना की। किसकी बात करेंगे? सेना। फिरोज शाह तुगलक ने अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो सैन्य गठन किया गया था, विशेषकर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सेना का जो संगठन किया गया था, वे
अच्छे स्तर पर किया गया था और योग्यता के आधार पर किया गया था। लेकिन मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि सेना का जो संगठन है वो पुनः सामंती ढांचे पर कर दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने सैनिकों को नगद वेतन देने के स्थान पर उनको जागीरें देना शुरू कर दिया, जिससे भ्रष्टाचार को काफी बढ़ावा मिला। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ज्यादातर अपने सैनिकों को नगद वेतन दिया करते थे, उनको अच्छी ट्रेनिंग दिया करते थे, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इस क्षेत्र में ज्यादा कार्य नहीं किया, चूंकि स्वयं एक योग्य सेनानायक भी नहीं था और उन्होंने इतने सैन्य अभियान किए भी नहीं थे। ये उनका सौभाग्य था कि उनके राज्य में शांति अभी बनी रही। इसके बाद हम बात करेंगे उनकी धार्मिक नीति। जैसा कि अभी तक आप समझ गए होंगे कि फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति कैसी रही होगी। धार्मिक क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक काफी कट्टर स्वभाव का था और सिर्फ अपने ही संप्रदाय के लोगों को ज्यादा पसंद किया करता था, और वह बताया भी जाता है कि सिर्फ अपने ही संप्रदाय के लोगों का शासक अपने आप को मानता था। इसके अलावा उन्होंने कई ऐसे अभियान किए जिसमें अनेक हिंदू मंदिरों को भी काफी क्षति पहुंचाई, और ये भी बताया जाता है कि उनके द्वारा कई जो अन्य धर्मों के जो लोग थे उनको भी उन्होंने अपने धर्म में धर्मांतरण करने के लिए उनके द्वारा काफी कोशिशें की गई थी। इसके अलावा वह अपने उलेमाओं वर्ग के कहने पर ही अपना शासन कार्य चलाया करता था। तो धार्मिक नीति के संदर्भ में हम इसको कह सकते हैं कि उनका स्वभाव काफी कट्टरपंथी था, और हाँ ये सही है कि पर्सनल रूप में अपने धर्म का अच्छे से पालन भी किया करता था, उनके अनुसार चला भी करता था। लेकिन कुछ विद्वानों का उसके ऊपर यह भी आरोप है कि वह केवल दिखावे के तौर पर, डॉक्टर यूडी के विद्वान उनका यह मानना है कि जो दिखावे के तौर पर ही भारी तौर पर तो ऐसा लगता था कि धार्मिक रूप से कार्य कर रहा है, लेकिन कई विद्वानों का ये मानना है कि वह शराब आदि भी किया करता था, ऐसे कुछ उनका आरोप लगाए जाते हैं। तो धार्मिक रूप से कट्टर स्वभाव का था। आइए अब थोड़ा सा उसके अब कुछ सैन्य अभियान के, हालांकि उनके समय में काफी कम सैन्य अभियान किए गए, जो भी सैन्य अभियान किए गए उसका संक्षिप्त रूप हम जान लेते हैं। बंगाल पर आक्रमण, 2 बार उन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया था, 1553 और 1559 में। 1553 से पहले ही 1338 में बंगाल मोहम्मद बिन तुगलक के समय हाजी इलियास के समय स्वतंत्र हो गया था। 1353 में जब हाजी इलियास के द्वारा तिरहुत पर आक्रमण किया गया जो दिल्ली सल्तनत के अधीन आता था, अतः फिरोज शाह तुगलक ने तिरहुत आक्रमण का बदला लेने के लिए बंगाल के ऊपर चढ़ाई कर दी। बंगाल के ऊपर चढ़ाई कर दी। हाजी इलियास को जब इस बात का मालूम हुआ तो उसने अपनी राजधानी पांडवा से एक दला के एक सैन्य ठिकाने पर चला गया। वहां पर भी फिरोज शाह तुगलक पहुंचा, परंतु सैन्य ठिकाने को, सैन्य दुर्ग को वे क्षति नहीं पहुंचा सका, उसको पराजित नहीं कर सका। वर्षा काल का प्रारंभ होने से पहले वहां से वे निकल गया। 1359 में उन्होंने दोबारा बंगाल पर चढ़ाई की। इस समय बंगाल का शासन कौन कर रहा था? सिकंदर शाह। यहाँ कारण यह था कि जो भूतपूर्व पूर्वी बंगाल का जो सुल्तान था का उत्तराधिकारी जफर खान, उसके कहने पर फिरोज शाह तुगलक ने वहां पर आक्रमण किया था, और सिकंदर शाह की जो नीति थी उसकी जो नीति के कारण जनता परेशान की वजह से उन्होंने वहां पर आक्रमण किया था। हालांकि उसने भी अपने जो पिता थे उसके अनुसार कार्य किया, अपनी राजधानी बदलकर एक दला के सैन्य ठिकाने में चला गया, जो जिसको फिरोज शाह पता नहीं कर पाया। आते वक्त जब रास्ते में वापस लौट के जो तुर्क सेना वापस आ रही थी फिरोज शाह की, उन्होंने उड़ीसा पर आक्रमण किया, और उड़ीसा पर आक्रमण करके उन्होंने जगन्नाथ मंदिर को भी काफी क्षति पहुंचाई, और उड़ीसा के जो शासक थे उसको अपनी अधीनता को स्वीकार करने के लिए उन्होंने विवश किया। इसी तरीके से उन्होंने 1360 ईस्वी में नगरकोट, आगरा के नगरकोट दुर्ग पर भी आक्रमण किया। हालांकि मोहम्मद बिन तुगलक के समय नगरकोट का जो दुर्ग था उसको विजय कर दिया गया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक की मृत्यु के पश्चात नगरकोट के राजा ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी। अतः बाद में 1360 में फिरोज तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण किया, और फिर फरिश्ता, इतिहास का फरिश्ता की बात माने तो उन्होंने वहां के ज्वालामुखी मंदिर को भी काफी क्षति पहुंचाई थी। इसी तरीके से उन्होंने सिंध अभियान भी किया, क्योंकि सिंध का जो ठट्ठा का इलाका था वहां का जो विद्रोही नेता था जामो बावनिया अपने विद्रोही प्रवृत्तियों से सल्तनत की सेना को काफी परेशान कर रहा था। अतः 1361-62 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक अपनी सेना के साथ जामो बावनिया के को पराजित करने के लिए निकल पड़ा। शुरू में काफी संघर्ष हुआ, संघर्ष में सफलता नहीं मिलने के कारण वह गुजरात की तरफ आया। कच्छ के रंग में बताया जाता है कि गुजरात की तरफ आते वक्त उसको 6 महीने तक दिल्ली सल्तनत से उसका संबंध विच्छेद हो गया था। बाद में दिल्ली सल्तनत से रिजर्व सेना तक पहुंची,
रिजर्व सेना पहुंची, तब उन्होंने क्या किया, जामो बावनिया जो सिंध का नेता था, विद्रोही नेता, उसको पराजित किया। उसके बाद में दिल्ली सल्तनत की अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार से हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक का पूरा जीवन काल था। 1388 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु से पहले उनके जीवन काल में उनका जो बड़ा बेटा था फतेह खां, जो उनका उत्तराधिकारी था, उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। उसके बाद जो उत्तराधिकारी था जफर खां, उसकी भी मृत्यु हो चुकी थी। अतः बाद में उसने अपना उसका जो तीसरा बेटा था मोहम्मद खां, वह थोड़ा सा चालाक व्यक्ति था, हालांकि इतना योग्य तो नहीं था। उसने मोहम्मद शाह नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से युवराज बन गया और उसने वजीर की हत्या कर दी। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने अपने सहयोगियों के साथ उसको वहां से दिल्ली सल्तनत से भगा दिया और उसके स्थान पर फतेह खां का जो बेटा था तुगलक गयासुद्दीन तुगलक शाह या गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। 1388 में सुल्तान की मृत्यु की मृत्यु के पश्चात वही क्या बना, सुल्तान बना। कौन बना, गयासुद्दीन द्वितीय तुगलक शाह। 1389 तक ये रहा। उसके बाद जफर खां का बेटा अबू बकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। अबू बकर को भी जो मोहम्मद शाह नासिरुद्दीन जो दिल्ली से भगाया गया था, उसने दोबारा आक्रमण करके अबू बकर को गद्दी से हटा दिया और उसकी जगह स्वयं नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह के नाम से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। 1394 तक ये दिल्ली सल्तनत का सुल्तान रहा। बाद में इसकी मृत्यु के पश्चात इसका जो उत्तराधिकारी और इसका पुत्र नासिरुद्दीन महमूद शाह दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना। ये नासिरुद्दीन महमूद शाह वही था जिसके समय में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया था। 1412 तक ये रहा। फिर पंजाब के जो सूबेदार थे खिजर खान ने इसको गद्दी से हटाकर 1414 में सैयद वंश की स्थापना की। इस प्रकार से तुगलक वंश का अवसान हुआ। इस प्रकार से फिरोज शाह तुगलक के चरित्र, थोड़ा सा चरित्र के बारे में जान लेते हैं। जियाउद्दीन बन्नी और शमशेर सिराज अफरीदी जो समकालीन इतिहासकार थे, उन्होंने उनको काफी दयालु, अच्छी प्रवृत्ति का आदि बड़ाइयां उसके खिलाफ उसके की है, उसकी काफी बड़ाइयां की है। इसी तरीके से कुछ विदेशी इतिहासकार हेनरी इलियट, एल्फिंस्टन जैसे इतिहासकार हुए, उन्होंने फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा है। दिल्ली सल्तनत का अकबर किसने कहा है, हेनरी इलियट ने और एल्फिंस्टन ने। उसको लघु अकबर भी कहा है और दिल्ली सल्तनत का अकबर भी कहा है। गुलजरे हेग ने भी उसको यही संज्ञा दी है। लेकिन वीए स्मिथ और ईश्वरी प्रसाद जैसे इतिहासकारों का मानना है कि उसमें ऐसे कोई गुण नहीं थे जो अकबर की के समकक्ष हो सके। उसकी बहुत सारी कमियां थी, इसलिए उन्होंने उसकी आलोचना की। वहीं एल श्रीवास्तव, आशीर्वादी श्रीवास्तव ने बीच का मत अपनाते हुए कहा है कि ये सही है कि उनमें बहुत सारी कमियां भी थी, लेकिन उनके समय में ये उसका सौभाग्य था कि उसका साम्राज्य अच्छा ही उन्नति कर रहा था, अकाल भी नहीं बढ़ा था, विदेशी आक्रमण भी नहीं हो रहे थे। ये उसका सौभाग्य था। इस समय आर्थिक व्यवस्था भी काफी अच्छी बन रही थी, तो इससे उसके बारे में कहा जा सकता। पर्सनल उसकी धार्मिक नीति हुआ जाए तो धार्मिक रूप से काफी कट्टर स्वभाव का था, अन्य संप्रदाय के लोगों को ज्यादा पसंद भी नहीं करता था। इस प्रकार से उसका अपना जीवन था। आज के लिए इतना ही।